आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, हम लोग इसके पीवाईक्यूज को देख रहे हैं और आज हम लोग नई कविता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उनका अच्छे से विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें नई कविता से संबंधित पहला प्रश्न है, मतलब 367 नंबर, कि नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग अज्ञेय जी ने किया था। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने किया है और अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इससे पहले मैंने प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्नों को भी अच्छे से विश्लेषण करके समझाया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सब देख सकते हैं। और तार सप्तक का संपादन भी माना जाता है। तो इनमें कौन से? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा और चौथा सप्तक, इन सब का भी संपादन अज्ञेय जी ने किया और इन्हें नई कविता का सलाका पुरुष कहा जाता है। किसको? अज्ञेय जी को। अगर हम लोग नई कविता के बारे में कुछ और बातें जाने तो लमसम यह कब का समय है? 1950 के दशक के आसपास से यह शुरू होता है। ठीक, तो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बाद की हिंदी की कविता की क्या है, एक प्रमुख धारा है ये। इसमें प्रमुख कवियों की बात करें तो अज्ञेय हो गए, मुक्तिबोध हो गए और धर्मवीर भारती है, रघुवीर शाह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, विजय देव नारायण साईं है, कुंवर नारायण प्रताप है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें अगर नई कविता की, तो इसमें अनुभूति की प्रामाणिकता है कि इसमें कवि क्या है, अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अनुभूतियों को प्रमुखता देता है व्यक्तिगत रूप से। और लघु मानव की इसमें प्रतिष्ठा है कि नई कविता में आम आदमी और उसके रोजमर्रा जिंदगी के दुख दर्द को इसमें महत्व दिया गया है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण है, इसमें जीवन की सच्चाई को बिना किसी आदर्शवाद के सीधे सीधे इसमें चित्रित कर दिया, जैसा है वैसा ही। और इसमें क्या है, इसकी विशेषता है कि नई भाषा और इसमें भी विधान किए गए हैं कि इसमें जो पुरानी भाषा चली आ रही थी उस रूढ़िता को यहाँ हटा करके नए नए बिंबों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और यह निराशा और व्यंग करती है। इसकी क्या विशेषता है कि आधुनिक जीवन की विसंगतियों और खोखलेपन पर व्यंग और निराशा का भाव भी इसमें हमको शामिल देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग संक्षेप में बात करें तो नई कविता क्या है, यह ऐसा आंदोलन था जिसने क्या कि हिंदी कविता को पारंपरिक बंधनों से मुक्त करके उसे आधुनिक जीवन की यथार्थ और मनुष्य की जटिलताओं से इसको जोड़ने का प्रयत्न किया है। अगला प्रश्न 368 नंबर की, इनमें से कौन सा इसमें कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रखता है? तो इनमें से सभी के सभी क्या है, नई कविता से संबंध रखते हैं। 369वां प्रश्न है कि नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान के पुस्तककार कौन है? तो कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार इसमें से नामवर सिंह है कि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह के आलोचनात्मक कृति है और जिसमें नई कविता की अवधारणा को इसमें प्रस्तुत किया गया है इनकी पुस्तक में। अगर बात करें कविता के नए प्रतिमान, तो इसके लिए 1971 में डॉक्टर नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इसमें नई कविता जो अवधारणा है इसका इसमें संबंध है कि क्या करता है कि यह जो पुस्तक है नई कविता के मूल्यांकन के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। और इसका केंद्रीय विचार यह है कि नई कविता को समझने और परखने के लिए हमें पुराने जो आलोचनात्मक मानदंड हैं, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, उससे हट करके नए नए प्रतिमानों की हमको खोज करना है। तो संक्षेप में हम क्या कर सकते, ठीक है, इतना समझ लीजिए। आगे 370 नंबर प्रश्न कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो नई कविता के प्रवर्तक भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिसमें परंपरागत कवि से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। तो नई कविता के प्रवर्तक क्या है? अज्ञेय जी है, जो कि इस प्रश्न में नहीं दिए गया है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं। तो अगर इसके लक्षणों की हम लोग बात करें नई कविता की, तो इसमें नई कविता के प्रमुख लक्षण हमको देखने को मिलता है। एक तो अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है और वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशेष पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए अपने जीवन के भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद, नवीन यथार्थवाद दृष्टि के रूप में भी और नई जीवन के
पहचान के रूप में भी। तो अगर इसके और हम लोग प्रमुख लक्षण या विशेषताओं को समझे तो इसमें अनुभूतियों की प्रामाणिकता दिखती है कि इसमें व्यक्तिगत अनुभव हमको देखने को मिलते हैं। मतलब अनुभूतियों की प्रामाणिकता का क्या मतलब है कि नई कविता में जो व्यक्तिगत अनुभव है उसको विशेष करके इसमें महत्व दिया गया है। और लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई कि छोटा, साधारण और तुच्छ समझा जाने वाला इंसान भी इसमें नायक बन जाता है। यह इसकी विशेषता है कि इसलिए इसको लघु मानव की प्रतिष्ठा कहा गया है। फिर बौद्धिकता एवं यथार्थवाद इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो इसमें विचार और बुद्धि को क्या है महत्व दिया गया है। और बिंब, प्रतीक और नए इसमें प्रतिमानों को लिया गया है। नए और आधुनिक बिंबों का इसमें प्रयोग हुआ है, जैसे कि जो शहरी और आधुनिक जीवन से जुड़े हैं, जैसे सांप की उदासी के लिए बर्फ की ढेरी जैसे बिंबों का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें भाषा और शैली में नयापन लाने का भी प्रयत्न किया गया है। आगे 372 नंबर प्रश्न है कि नई कविता के विषय में असत्य कथन इसमें से चुनना है। अगर असत्य कथन की बात करें हम लोग तो इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, नए भावबोध की इसमें अभिव्यक्ति है, गलत सही है। और इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, बिल्कुल। नई कविता के रचयिता के अधिकांश प्रगतिवादी, हाँ, प्रगतिवादी और प्रयोगवाद से ही जो जुड़े कवि रहे हैं वही नई कविता में भी शामिल होते हैं। और यह कविता हराशोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रित करती है, तो यह गलत है। यह मध्यम वर्ग के समाज का चित्रण नहीं करती है। नई कविता के संदर्भ में जो 4 नंबर कथन है वह गलत है। और वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से द्वितीय सप्तक 1951 के पश्चात ही कविता को नई कविता कहा जाता है। और नई कविता की विशेषताओं को देखिए, इसमें सभी वादों से यह मुक्त है, लघु मानव की इसमें प्रतिष्ठा है, क्षण का इसमें महत्व है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है, मूल्यों की चुनौती है, अहमवाद है, और नवीन भाषिक संरचना एवं विशिष्ट शिल्प, और लास्ट में यौन कुंठाओं और यौन वर्जनाओं का इसमें चित्रण हमको देखने को मिलता है। 373 नंबर प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कब हुआ? तो इसका जो प्रकाशन है वह 1954 में होता है। और इसका प्रकाशन इलाहाबाद, जो कि अब वर्तमान में प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है। और 1947 में जब अज्ञेय के प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया गया था, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। तो यह 1954 में प्रकाशित होती है। और नई कविता नामक पत्रिका जो प्रकाशित हुई है, यह किसके द्वारा हुआ है? तो यह जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मिल करके 1954 में किया। तो किस किसने किया है? एक तो जगदीश गुप्त ने और दूसरे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया है। और यह पत्रिका परिमल नामक जो साहित्यिक संस्था के लेखकों द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगर प्रकाशन के इसके प्रमुख कारणों को हम लोग समझे थोड़ा शॉर्ट में, कि आखिर यह जो पत्रिका है नई कविता, आखिर यह क्यों प्रकाशन इसका हो रहा था? तो जो प्रयोगवाद से, सबसे पहले प्रयोगवाद से मुक्ति की यह पत्रिका क्या है? प्रयोगवाद की जो अतिशय बौद्धिकतावाद और व्यक्तिवाद से अलग हटकर जीवन की यथार्थ को दर्शाने का प्रयत्न कर रही थी। वहीं पर नई काव्यधारा को यह पहचान देने का प्रयास है। लघु मानव को इसमें महत्वता दी जाती है और नए रचनात्मक मूल्यों का इसमें विकास किया जाता है। 374 नंबर प्रश्न है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो इसमें अगर इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो बौद्धिकता को इसमें प्राधान्य दिया गया है, यथार्थवाद का अति इसमें आग्रह है, कुंठा, निराशा और संदेह की इसमें अभिव्यक्ति की गई है इसमें नई कविता की। और इसमें अनुभूतियों की जो प्रामाणिकता है, लघु मानव की प्रतिष्ठा और बौद्धिकता का समावेश भी है। नए शिल्प और नए इसमें बिंब विधान भी देखने को मिलते हैं। और भाषा और शैली में क्या है? सहजता भी हमको देखने को मिलती है। कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पे देखिए, बौद्धिकतावाद का प्रधान, यथार्थवाद का अति आग्रह, और कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता और दृष्टिकोण की उन्मुक्तता, और मानवतावाद की नई परिभाषा इसमें दी गई है। और नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया है। और नई कविता के संस्थापकों में जगदीश कुमार गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने 1954 में नई जो एक पत्रिका रही है, कौन सी? नई कविता, इसका यहाँ प्रकाशन करते 1954 में दोनों मिलकर के। 375 में प्रश्न है कि लघु मानव की जो धारणा है किसकी प्रवृत्ति विशेषता है? तो यह जो विशेषता है वह सामान्य मनुष्य, मतलब यह लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो यह नई कविता है, यह इसके अंतर्गत यह विशेषता आती है। और इसका वह सामान्य मनुष्य है। देखिए, लघु मानव का क्या अर्थ है? वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ है मनुष्य की लघुता को खोज कर सत्य से उसकी प्रतिष्ठा करने से है। तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने और
पर परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानवतावादी दृष्टिकोण जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। अगर लघु मानव शॉर्ट में बताया जाए, समझा जाए तो यह नई कविता में उस आम आदमी के लिए क्या प्रयोग किया गया है जो महानगरों के भीड़ भरे जीवन में अकेला, उपेक्षित और अपनी पहचान खोज रहा है। ठीक, तो यह जो शहर में है व्यक्ति रह रहा है जो अपनी पहचान को मतलब कि जो मान लीजिए वर्तमान में कोई शहर में रह रहा है, वो अपनी पहचान खो रहा है। वहाँ पे जिस प्रकार से रह रहा है, जिस प्रकार की जीवन शैली वह जी रहा है, संघर्षों से, निराशाओं से, तो वह कहीं ना कहीं अपनी पहचान को खो रहा है। तो ऐसे लघु मानव की यहाँ पे बात की गई है। 376 नंबर प्रश्न है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं, तो इस बहस के लेखक कौन है? तो यह है विजय देव नारायण शाही। कि विजय देव नारायण शाही, जिनका जन्म 1924 में होता है और मृत्यु 1982 में, और हिंदी साहित्य के जो नई कविता के दौर में क्या है, यह एक प्रमुख कवि रहे हैं, आलोचक और विचारक भी हैं। और यह अज्ञेय द्वारा जो संपादित जो विजय देव नारायण शाही है, या अज्ञेय द्वारा प्रकाशित जो प्रयोगवाद रहा है, उसके अंतर्गत यह तीसरे शतक में आते हैं, जो कि 1959 में प्रकाशित होता है। और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनका मछली घर और साखी हो गया, और आलोचना जैसी और लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। ठीक, 377 नंबर प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो यह राजेंद्र यादव का है। देखिए, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई परंपरा का विस्तार है, यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव जी के द्वारा लिखा गया है। अगर राजेंद्र यादव की बात करें हम लोग, तो इनका जन्म 28 अगस्त 1929 में इनका जन्म होता है, मृत्यु 2003 में। और ये हिंदी साहित्य की नई जो कहानी है उसके आंदोलन के क्या प्रमुख स्तंभों में से आते हैं। और इनका जन्म कहाँ है? यूपी आगरा में इनका जन्म हुआ है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें हम लोग, तो बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी है। सबसे पहले अगर उपन्यासों की चर्चा करें तो इनका उपन्यास है सारा आकाश, 1960 में प्रकाशित होती है। और उसके बाद उखड़े हुए लोग 1960 ईस्वी में भी प्रकाशित होती है। और एक इंच मुस्कान जो कि 1962 में होती है। और यह उपन्यास उन्होंने अपनी पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव के, उनके साथ मिलकर के क्या करते हैं, या एक इंच मुस्कान को लिखते हैं। और इसमें पति पत्नी के संबंधों की जो मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिकल जटिलताओं को क्या है इसमें दर्शाया गया है। यह हिंदी साहित्य का एक अनोखा प्रयोग है। कहानी संग्रह की बात करें इनके तो जहां लक्ष्मी कैद है 1957 में, छोटे छोटे ताजमहल 1962 में, किनारे से किनारे तक 1964 में, टूटना 1966 में, और अभिशप्त 1970 में, लहरें और तूफान 1971 में। और इन्होंने बहुत सारे आलोचनाएं भी लिखी हैं, जैसे कहानी, स्वरूप और संवेदना 1966 में, प्रेमचंद की विरासत 1979 में, और चेखव एक पुनर्मूल्यांकन 1981, और उसके बाद लास्ट मुड़ मुड़ के देखता हूँ 1993 ईस्वी में इन्होंने लिखा है, जो कि आलोचना है। 378 नंबर प्रश्न है कि एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार राजेश जोशी हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी है। और मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच, तथा गाथा इनकी तथा समर गाथा इनकी क्या है, महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। और दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह हेतु इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनको दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किसको? राजेश जोशी को मिला हुआ है। और एक दिन बोलेंगे पेड़ के विषय में अगर समझे तो यह क्या है, एक काव्य संग्रह है। तो राजेश जोशी ने साधारण और जो रोजमर्रा के विषयों को क्या है इस कविता में अपना आधार बनाया है। संग्रह की कविताओं में समाज में बढ़ रही जो हिंसा है, मानवीय संवेदना के खत्म होने की जो प्रकृति के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार पर गहरा चिंतन देखने को इसमें हमको मिलता है। और अगर राजेश जोशी की बात करें तो राजेश जोशी, इनका जन्म 1946 ईस्वी में नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में होता है। 1946 में नरसिंहगढ़ कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में। और यह क्या है, एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। और इन्हें 2002 में
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2 पंक्तियों के बीच के लिए। और इनके काव्य संग्रह की अगर हम लोग बात करें किसके, राजेश जोशी जी के, तो एक दिन बोलेंगे पेड़ 1980 में, फिर मिट्टी का चेहरा 1985, नेपथ्य हंसी 1988, 2 पंक्तियों के बीच 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इनको 2002 में इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है ये काव्य संग्रह के लिए। और चांद की वर्तनी 2002 में इनके द्वारा लिखा गया। 379 नंबर प्रश्न है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है। तो यह पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह धूमिल, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। यह कविता रोटी और संसद जो कविता है इसी के, यह क्या है, इसी का कविता की यह पंक्ति है। तो यह पंक्तियाँ किससे ली गई है? तो यह रोटी और संसद कविता से ली गई है जो कि सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखा गया है। और कविता इनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे इसमें है। तो यह कविता किसमें है? रोटी और संसद। तो यह कल सुनना मुझे इसके अंतर्गत संग्रहित है। और धूमिल की अगर चर्चित काव्यों की हम लोग पंक्तियाँ देखें तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। क्या आज़ादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है। उसके बाद सचमुच मजबूरी है मगर जिंदा रहने के लिए फालतू होना जरूरी है। यह सब पंक्तियाँ किनकी है? धूमिल जी की है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो अकविता से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और अकविता आंदोलन 60 उत्तरी काव्य आंदोलन है। ठीक है, अकविता आंदोलन क्या है? 60 उत्तरी काव्य आंदोलन, मतलब 60 उत्तरी मतलब 1960 की बात की कविता, जो कि 1963 से 64 से प्रारंभ होता है। तो अकविता आंदोलन 1963 से 64 के बीच में आसपास यह शुरू होता है। और इस आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह विजय मतलब गंगा प्रसाद विमल और जगदीप चतुर्वेदी और श्याम परमार, तो ये सब रहे हैं। और कविता आंदोलन के अन्य कवियों में धूमिल है, सौमित्र मोहन है, मुद्रा राक्षस है, मोना गुलाटी और राजकमल चौधरी हैं। अगर कविता आंदोलन की बात करें तो यह 1960 के दशक के आसपास यह उभरा हुआ है और यह नई कविता के आदर्शवाद के मूल्यों का क्या करता है? विरोध करता है। यह कविता नाम से ही स्पष्ट होता है, यानी ऐसी कविता जो कविता के पारंपरिक मानदंडों को क्या करता है? स्वीकार नहीं करता है। अगर इसके प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें हम लोग किसके, कविता की, तो इसमें आदर्शों का खंडन किया गया। मतलब कविता आंदोलन में ने क्या किया? नई कविता में उस आदर्शवाद और मानवीय पक्ष का खंडन किया है जिसमें जीवन के किसी अर्थ या मूल्य की तलाश की जाती है। फिर इसमें यथार्थवाद का जो चरम रूप है यह देखने को मिलता है। इसमें जीवन के यथार्थ को उसके कुरूप और अमानवीय रूप के बिना भी क्या किया गया? किसी सजावट के प्रस्तुत किया गया है। निराशा और संतरास भी इसमें हमको देखने को मिलता है और कविता में हमको विद्रोह का एक स्वर भी देखने को मिलता है। अगर प्रमुख लेखकों की बात करें कविता में तो जगदीश चतुर्वेदी, गंगा प्रसाद विमल, श्री राम वर्मा, राजकमल चौधरी, स्नेहमयी चौधरी, शैल चतुर्वेदी और श्याम परमार, ये सब कविता से जुड़े हुए कविता के लेखक रहे हैं। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है आज का, जो कि आपके नई कविता से संबंधित प्रश्न थे। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छी वीडियो डालूं और इसको अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करूं। कोई सजेशन, डाउट है ज़रूर बताएं। थैंक यू।